प्यारे बच्चों, हम फ्रांस की क्रांति के विषय में हम चर्चा करेंगे। 1791 में जो संविधान बना फ्रांस में, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र, यानी संविधान में पुरुषों को और नागरिकों को क्या अधिकार दिए गए, इसके विषय में पहला है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र रहता है, उसके अधिकार समान होते हैं। ये पहला घोषणा पत्र में था। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को संगठन लक्ष्य आदमी को नरसैंगिक अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखते हैं। ये अधिकार हैं: स्वतंत्रता है, संपत्ति है, सुरक्षा और शोषण के प्रति विरोध का अधिकार। यह दूसरा घोषणा पत्र में लिखा गया था। तीसरा है समग्र संप्रभुत्व का स्रोत राज्य में निहित होता है। संप्रभुत्व क्या है? राज्य में निहित होता है और प्रत्येक कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता को सत्ता की स्वीकृति न मिलती हो। ऐसा कोई काम नहीं करेगा। अगला नंबर है कि स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो दूसरे के लिए नुकसान न हो। यानी आदमी स्वतंत्र तो है, लेकिन स्वतंत्रता वहीं तक उसकी है जब तक किसी को अहित नहीं पहुंचता है। अगर उसको अहित पहुंचता है तो आपके ऊपर कानून लागू होता है। अगला नंबर है समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक कृत्य, नुकसान पहुंचाने वाला काम पर पाबंदी लगाने का अधिकार भी था। यह कि कोई भी व्यक्ति नुकसान देने वाला कोई भी कृत्य यानी कार्य कोई नहीं करेगा। अगला उसमें था कि कानून सामान्य इच्छा की शक्ति है, सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है और सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। यानी उसकी ये अभिव्यक्ति है, वह स्वतंत्र है कि स्वयं शामिल हो सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उसमें शामिल हो सकता है। अगला नंबर है कि प्रत्येक नागरिकों को बोलने, सीखने, छापने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसे स्वतंत्रता के दुरुपयोग की भी जिम्मेदारी उसकी होगी कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र के लिए अहित हो। ऐसा भी आप स्वतंत्र नहीं। अब हम देखेंगे कि फ्रांस में जो राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, राजतंत्र राजा का को हटाया गया, उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना जो की गई, उसको कई बिंदु थे। हम उनको बिंदुवार उसमें चर्चा करेंगे। तो पहले बिंदु को हम देखेंगे जो लुई 16वां था, उसकी एक सबसे बड़ी दुविधा थी। दुविधा यह थी कि राज्य के जन प्रति समान क्रांति करने की भावना को देखते लुई संहिता ने, हमने पहला कारण बताया कि लुई 16वां की दुविधा। जब लुई 16वां जब जनता का प्रेशर देखा क्रांति का, उन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिया, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। वो दुविधा यह थी कि वह गोपनीय तौर पे फ्रांस के राजा से गोपनीय वार्ता चल रही थी कि वो उसको सैनिक सपोर्ट करेगा, अपने देश में इस आवाज़ को दबाने के लिए, क्रांतिकारियों को दबाने के लिए दूसरे देश की सेना सपोर्ट करेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी आशंका यह भी था कि जो फ्रांस में जो गतिविधियाँ चल रही थी, उसे देख करके अगल बगल के राष्ट्र भयभीत थे कि वह मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब तक ये योजना बनती कि हम सैनिक भेजेंगे,
तब तक इसके पूर्व ही अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये लोग सपोर्ट कर रहे थे लुई सोलहवां का, लेकिन जब तक ये अभी योजना बनाते तब तक यह नेशनल असेंबली ने इसकी घोषणा कर दिया। यानी लुई सोलहवां की जो सोच था उसमें पानी फिर गया, यानी वह उसके विरुद्ध काम हुआ। दूसरा कारण था, यानी ये राजतंत्र के उन्मूलन और गणतंत्र के स्थापना के लिए। दूसरा कारण था नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव पर जनता की प्रक्रिया यह थी कि जब यह स्थिति उत्पन्न हो गई, जब नेशनल असेंबली ने घोषणा कर दी कि अब युद्ध होना है, किसके प्रति? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो स्थिति हो गई कि पूरी जनता, फ्रांस की जनता सेना में भर्ती शुरू हो गए। जो स्वयंसेवी थे वह भी भर्ती हो गए और भर्ती होने के लिए एक जगह एकत्रित हुए और यूरोपीय राजाओं के कुलीन के विरुद्ध आम जनता के जंग के रूप में यह देखा गया कि यह कुलीनों के खिलाफ भीड़ इकट्ठा हो रही है। और उसमें सबसे उत्साहित जो स्वयंसेवी युवक था, कवि था, राजेट द लाइट द्वारा रचित मार्सिले को गुनगुनाते जा रहा था। गीत था, उसको गुनगुनाते हुए पेरिस के शहरों से, फ्रांस के शहरों से लोग गुजर रहे थे। ऐसे जाते हुए इस कारण इस गीत का नाम मार्सिले पड़ा। पेरिस से गाना गाते हुए जा रहे थे और वो मार्सिले आज की तारीख में फ्रांस की वह राष्ट्रगान है। यह जानने की जरूरत है, जो मार्सिले 1792 में जो नेशनल असेंबली ने घोषणा किया था युद्ध की, उसमें जो गीत गाए थे मार्सिले, उसको वो गुनगुनाते हुए पेरिस के शहरों से जा रहे थे। तो इसी मार्सिले को फ्रांस का राष्ट्रगान घोषित किया गया आज भी। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण था क्रांति और जनता की कठिनाई। जो क्रांति थी और जनता की कुछ समस्याएं भी थी। वो समस्या था, क्रांति में छिड़े युद्ध आम जनता के भीतर बहुत क्षति हुआ, नुकसान हुआ। और एक सबसे बड़ी कठिनाई सामने, जो पुरुष युद्ध में भाग लिया था और रोजी रोटी की जिम्मेदारी के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाला। पुरुष तो गया युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन रोजी रोटी की व्यवस्था महिलाएं ने अपना मोर्चा संभाल लिया। पुरुष तो नहीं, तो हम ही को करना पड़ेगा। उन्होंने संभाला और आज़ादी के एक बड़े भाग को ऐसा लगा था कि क्रांति के सिलसिले में जारी रखना चाहिए, और कुछ लोगों ने माना इसको कि इस सिलसिले को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अधिकतर लोगों को मानना था इस युद्ध को जारी रखना है। क्यों? कि यह जो 1791 के संविधान में बना था, जो नियम बना था, केवल अमीरों और राजनीतिक अधिकार में प्राप्तियों के आम लोगों उससे वंचित थे। तो यह मानना था कि कम से कम हम युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक कारण था उसमें, एक चौथा कारण था जैकोबिन क्लब। यह 1791 के संविधान के प्रति आम जनता का असंतोष विचार विमर्श का मुद्दा का एक केंद्र था, कि जहां पर लोग इकट्ठा होते थे और सरकार के अच्छे बुरे कामों को चर्चा करते थे, यह विचार विमर्श करते थे। और राजनीतिक अड्डा तो कई क्षेत्र में, किंतु इसमें जैकोबिन क्लब का राजनीतिक क्षेत्र अड्डा बहुत थे, लेकिन जो जैकोबिन केंद्र का अड्डा था, जैकोबिन का अड्डा था, वो सर्वाधिक सफल था, क्योंकि सबसे अधिक लोग वहां पर आते थे। और इसका नामकरण जो भी पड़ा जैकोबिन का क्लब का, ये पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द सेंट जैकोबिन के नाम से पड़ा।
इस गतिविधि में सबसे अधिक सक्रिय यानी जैकोबिन क्लबों में सबसे अधिक जाती थी महिलाएं सक्रिय थी। उन्होंने अपने क्लब बना लिए और अपने अपने क्लब के माध्यम से जनता के प्रति अपने लोग एकजुट होते थे, अपने अपने राय विमर्श अपने राय देते थे। एक 5वां हेडिंग है जैकोबिन क्लब के सदस्यों की विशेषता क्या थी। कौन कौन लोग थे ये लोग? ये लोग बहुत कुलीन और पादरी नहीं थे, कुलीन वर्ग से लोग नहीं आते थे, लेकिन वो लोग थे, सदस्य थे, समाज से कम समृद्ध हिस्से वाले लोग थे, जिनकी औकात बहुत छोटी थी। वो लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन? दुकानदार थे, जूता बनाने वाले थे, पेंटिंग करने वाले थे, छपाई करने वाले थे, घड़ेसाज थे, नौकरी और दिहाड़ी मजदूर लोग इसमें सम्मिलित थे। इनके नेता जो थे, ये लोग सम्मिलित, इनका जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। और अपना पहचान बनाने के लिए जैकोबिन के बड़े समूह ने गोदी के जो कारीगर थे, जो गोदी यहाँ पे जो पानी वाली जहाज आकर के रुकती है उसको हम गोदी कहते हैं, जहाँ माल चढ़ता उतरता है उसको हम गोदी कहते हैं। उसके कारीगरों के तहत जो धारीदार यानी लंबे पतलून पहनने का निर्णय लिया। धारीदार होता था और लंबा पतलून पहनते थे। यह निर्णय समाज में फैशन प्रस्त वर्ग यानी जो कुलीन वर्ग थे जिनका फैशन था, विशेषता घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेस का था, यानी उसका ब्रैकेट में घुटना यानी धारण करने वाले कुलीनों को, जो कुलीन वर्ग थे इस चीज को ब्रीचेस धारण करते थे। स्वयं को अलग दिखने के लिए ये नियम लाया गया कि हमको इसको पहनना है, धारीदार लंबा पतलून पहनना है, क्योंकि हमको कुलीनों से अलग दिखना है। तो यह जैकोबिन को ब्रीच पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति का ऐलान का एक तरीका भी था, यानी उसको अलग देखने के लिए, और जो उनको सत्ता थी उसको समाप्ति का एक ऐलान भी था कि आपकी सत्ता चली गई, इसका एक पहचान था। जैकोबिन क्लब के सदस्यों का एक अन्य नाम भी था, जिसको जैकोबिनो और जैकोबिन दो लोग थे, जैकोबिनो और जैकोबिन। इनका नाम यह था, एक और नाम था, वह नाम क्या था? 100 कुंताल। क्या नाम था? 100 कुंताल नाम से जाना जाता था। 100 कुंताल का शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाले। बिना घुटने वाले को 100 कुंताल यानी पुरुषों को लाल टोपी और महिलाओं सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं थी। केवल यह जो धारण करेंगे पुरुष करेंगे, और जो इसको लाल टोपी भी धारण करते थे, यह स्वतंत्रता का एक प्रतीक भी था। छठा यह था कि जैकोबिन का हिंसक जो थे, जैकोबिन का जो हिंसक विद्रोह हुआ और मतदान का अधिकार का विस्तार हो गया। पोजीशन क्या 1952 की गर्मियों में 1752 की गर्मियों में के दिनों में जैकोबिन क्लब के सदस्यों के भोज पदार्थ की महंगी कीमतों बढ़ने के कारण पेरिस के वासियों के साथ एक विशाल हिंसक विद्रोह हुआ। ट्यूरिलियल महल के सभी लोगों ने उस पर धावा बोल दिया और 10 अगस्त का सुबह में हमला हुआ। और इस हमले में राजा के जो रक्षक थे, सिपाही थे, वो मारे गए। असेंबली में शाही परिवार को जेल में डालने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और 21 आयु वाले सभी पुरुषों को मतदान अधिकार प्रदान किया गया, यानी 21 वर्ष के सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया, चाहे उसके पास संपत्ति हो चाहे न हो। अगला छठा हेडिंग है नवनिर्वाचित असेंबली, यानी 1792 की गर्मी में जो घटना घटी
जो सुबह के समय में 10 अगस्त को धावा बोल दिया महल पे और राजा को बंदी बना लिया गया, तो जो उनको अधिकार मिला, यानी 21 वर्ष के सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति है चाहे नहीं है, वह सभी लोग मतदान करेंगे। उस मतदान के द्वारा जो असेंबली चुन के आए, जो सदस्य चुन करके आए, वह नवनिर्वाचित असेंबली ने क्या किया, कन्वेंशन। अब यह नई असेंबली निर्वाचित होकर के आ गई, उसका नाम कन्वेंशन नाम दिया गया। इसमें 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र की घोषणा की गई और लुई 16वां को न्यायालय में देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को प्लेस दी लॉर्ड कनवार्ड में उसे सार्वजनिक फांसी दी गई और उसकी पत्नी रानी मेरी यत्न का भी यही हाल हुआ। इस तरह से आपने देखा कि फ्रांस में जो राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार से हुई, हम इस कक्षा 9 के सामाजिक विषय में हम अगले हेडिंग पर चर्चा करेंगे। वह हेडिंग होगा आतंक का राज। थैंक यू।